गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। गंगाराम काम की तलाश में दूसरे गांव आ जाता है। वो चलते चलते तारापुर गांव में आ जाता है। वहाँ उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान धनराज सेठ के यहाँ आ जाता है। सेठ जी, मैं गंगाराम हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी सेठ जी। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है गंगाराम, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों का गोबर निकालना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मिलेगा। अरे बाप रे, 50 गाय और भैंस को संभालना आसान बात नहीं है, पर कोई उपाय भी तो नहीं है। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो गंगाराम, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। धनराज सेठ थोड़ी देर सोचता है और गंगाराम को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोलता है, ठीक है गंगाराम, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। तब से गंगाराम गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज सुबह उठकर गाय और भैंस का गोबर निकालता है, उन्हें चारा डालता है और पानी भी पिलाता है। वो हर रोज अपनी काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। धनराज सेठ को गंगाराम का काम पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। एक दिन धनराज से गंगाराम को बुलाकर बोलता है, गंगाराम, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। गंगाराम धनराज सेठ के पास बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिसे वो अपने लिए एक कुटिया बनवा लेता है। वो गौशाला में सोकर तो गोबर की गंध शरीर से अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मेरे घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से गंगाराम धनराज सेठ के गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर में सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। गंगाराम के मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन गंगाराम धनराज सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपया भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हैं, पर मुझे उनके चोरी होने की चिंता हो रही है। ठीक कह रहे हो गंगाराम, आए दिन नई नई चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है। चोरी होने की संभावना तो जरूर है। धनराज सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर गंगाराम से बोलता है, गंगाराम, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ गंगाराम, इस गांव के जमींदार बहुत ही ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, इसलिए चोरी की संभावना बहुत कम है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सेठ जी ठीक हैं, तो आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और जमींदार जी से मिलकर अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन गंगाराम जमींदार के घर उनसे बात करने जाता है। रुको, कहाँ सीधे अंदर घुसे आ रहे हो? जी, मुझे कुछ काम है जमींदार जी से। जरा मुझे भी बताओ।
क्या काम है तुम्हें? मुझे उनके पास कुछ पैसे रखवाने हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं गंगाराम जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ पैसे भी जमा किए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है। मैं कुछ साल पहले मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, लगभग 5 से 6 हजार रुपए होंगे। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से सुना है, इसलिए मैं अपना पैसा आपके पास कुछ दिनों के लिए रखने आया हूँ। तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। गंगाराम अपने पैसे जमींदार को देकर घर चला जाता है। तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही गंगाराम धनराज सेठ के यहाँ ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत जाता है। एक दिन गंगाराम सोचता है, अब बहुत साल हो गए धनराज सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे तो धनराज सेठ बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ खुद की जमीन लेके मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर गंगाराम जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 6,000 रुपये दिए थे संभालने के लिए। भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? जमींदार जी, मैं गंगाराम हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे। अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही तो आपको मैंने पैसे दिए थे रखने के लिए। कृपा करके मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, कृपा करके मेरे पैसे दे दीजिए। बहुत मेहनत करके वो पैसे जमा किए थे। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। दुखी होकर गंगाराम अपने घर चला जाता है। गंगाराम के शरीर पर घाव के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन से गंगाराम घाव के दर्द के कारण धनराज सेठ के घर काम पर नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन धनराज सेठ गंगाराम के घर आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि गंगाराम खाट पर सो रहा है और वो बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। गंगाराम भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ? अरे सेठ जी, आप यहाँ अगर खबर भेजवाया होता तो मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं गंगाराम, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, क्या बताएं, जिस जमींदार को पिछले साल में अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस करना नहीं चाहता। वो बहुत लालची इंसान है और लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने गिरगिराना शुरू किया तो उसने डंडे से पिटाई करवा दी और धक्के मारकर मुझे वहां से भगा दिया। अरे बाप रे, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था और मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतना ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो गंगाराम, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को कहा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं धनराज सेठ, आप तो मेरा अच्छा सोच रहे थे। ये तो जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे जमींदार से मिलेंगे भी। गंगाराम, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता हूँ।
धनराज सेठ गंगाराम के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, ऊपर वाले ये तरकीब काम कर जाए। अगले दिन धनराज सेठ एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे भरकर जमींदार के घर जाता है। नमस्ते जमींदार जी। अरे सेठ, आज आप खुद यहाँ। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। क्या जमींदार जी, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ लगभग 50,000 लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर गंगाराम आ जाता है। अरे तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार गंगाराम के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना भूषण, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। गंगाराम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। क्या बात है जमींदार जी, आप तो बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं सारे पैसे आपका पास रख सकता हूँ। धनराज सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी उसका नौकर वहाँ पर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूरियां दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार आपके पास ही जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर धनराज सेठ वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए। 5,800 रुपए हड़प लिए थे, वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरा सारा जमा किया हुआ पैसा वह जमींदार हड़प लेता। गंगाराम, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और जो हराम की कमाई करता है, उसका कभी अच्छा नहीं होता।